बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं बेटे आप लोग? होप सो आप लोग सब ठीक होंगे। आज का हमारा आफ्टर मिड हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट हो रहा है। उसका नाम है मनी ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। चैप्टर नंबर 17 है आपका, आपकी पेज का बुक नंबर 347। इसमें बेटे हमारे सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ मनी पढ़ेंगे कि मनी क्या है। मनी इज़ अ सेट ऑफ एसेट्स इन एन इकॉनमी डैट पीपल रेगुलरली। सिंपली सी बात है बेटे, आप ये समझ लें कि जिससे आप चीज़ें, गुड्स एंड सर्विसेज लोग ख़रीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो आपका मनी कहलाता है। कि आपके पास जो मनी, पेपर मनी है या क्रेडिट मनी, वट एवर सो आपके पास है, जिससे एक एसेट है आपका, जिससे आप जो है फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलरली आप उससे एक्सचेंज करते हैं इकॉनमी में। देन उसके बाद हमारा इसमें सबसे पहले बेटे क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले सेमेस्टर में भी कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन इज़ एन इंक्रीज इन द ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइजेज़। कि आपकी प्राइस लेवल पे जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा वो हमारा इन्फ्लेशन कहलाता है। हाइपर इन्फ्लेशन बेटे उसके बाद सेकंड उसकी कैटेगरी आती है कि जब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो जाता है। जब आपके मुल्क में, सिंपली आप ये जहन में रखें बेटे कि आपके जब मुल्क में प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज़ करेगा तो आप उससे आप ये कहेंगे कि आपके मुल्क में इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और हाइपर इन्फ्लेशन क्या होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन मीन्स आपका इन्फ्लेशन से जब आपकी और ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है तो हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। इसमें बेटे सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन आता है। आपका क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन हिस्टोरिकली एस्पेक्ट्स में आता है कि ओवर द पास्ट 60 ईयर्स, इसमें कुछ थोड़ी सी फिगर्स हैं जो मैंने सॉर्ट आउट की हैं, आप उनको देख लीजिएगा कि ओवर द पास्ट 60 ईयर्स प्राइजेस हैव राइजन ऑन एवरेज अबाउट 5% पर ईयर। अच्छा, अब यहाँ पे बेटे एक और पॉइंट आता है, एक और टर्म है हमारे पास डिफ्लेशन की। डिफ्लेशन क्या है हमारे पास? बेसिकली डिफ्लेशन में हम ये देखते हैं, इन्फ्लेशन में प्राइस लेवल हमारा इंक्रीज़ करता है और हमारे मुल्क में प्राइसेस इंक्रीज़ करती चली जाती हैं। डिफ्लेशन वो सिचुएशन होती है जिसमें हमारी प्राइसेस जो होती हैं वो डिक्रीज़ कर रही होती हैं। ये समझ लें कि हमारा एक रिसेशन का पीरियड आता है जिसमें प्राइसेस कम हो जाती हैं, डिमांड कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट नहीं रहती है मुल्क में, तो ये आपकी डिफ्लेशन की कंडीशन होती है। यहाँ पे यूएस में 19वीं सेंचुरी में डिफ्लेशन की भी सिचुएशन एक आई है। देन उसके बाद आता है हमारे पास हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन जो है वो हमारे पास रेफर्स टू द हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन सच एज जर्मनी एक्सपीरियंस इन द 1920 में। तो हाइपर इन्फ्लेशन जो है वो जर्मनी में 1920 में फेस हुई। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटे 1970 में प्राइजेस हमारी इंक्रीज़ करती हैं 7% पर ईयर और 1990 में प्राइजेस हमारी इंक्रीज़ करी हैं 2% पर ईयर के हिसाब से। कुछ फिगर्स हैं, आप इसको इसी तरीके से पर ईयर के हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक। देन बेटे उसके बाद आता है हमारे जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन में, इन्फ्लेशन की थ्योरी को हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ के साथ ही एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, आप देखें आपकी बुक में पेज नंबर 349 पे आपको याद हो बेटे कि हमारा जो फेडरल रिज़र्व्स हमने पिछले क्लास में हमने चैप्टर में हमने पढ़ा था फेडरल रिज़र्व्स का। जो फेडरल रिज़र्व्स हैं बेटे, हम अगर जैसे और उससे पहले हमने जो पढ़ा था कि मार्केट में अगर वो बनानास हैं, बनानास ख़रीदने जाता है या एप्पल्स हैं, उसकी एग्जांपल्स हमने पीछे पढ़ी थी रियल जीडीपी में और नॉमिनल जीडीपी में। तो वो क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई को मीट करते हुए हमारा इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है, हमारी वो प्राइस सेट हो जाती है। मींस आपकी सप्लाई और डिमांड से आपकी प्राइस डिटरमिन्ड होगी। सेम इसी तरह जब हम मनी की बात करते हैं, जब हम इसमें मनी की मार्केट में बात करते हैं तो हमारे पास फेडरल रिज़र्व्स हैं जो कि क्या करते हैं, वो बैंकिंग सिस्टम के साथ मिलके डिटरमिन करते हैं कि हमारी सप्लाई ऑफ मनी क्या होनी चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको आपकी बुक में उसको फेड का नाम दिया गया है कि फेडरल रिज़र्व जो हैं, फॉर एग्जांपल अब देखें जैसे उसने अपनी मनी सप्लाई को एक्सपेंड करना है तो वो क्या करेगा, बॉन्ड को सेल करना शुरू कर देगा, लोगों में बेचना शुरू कर देगा कि भी लें आप अपनी जो है वो मनी को, मतलब अपने बॉन्ड जो सिक्योरिटीज़ होंगी उनको लोगों में सेल करना, बेचना शुरू करेगा। जिससे क्या होगा, आपका मनी सप्लाई जब वो बेचेगा, लोगों के पैसे उसके पास आ रहे हैं। जब लोगों के पैसे बेटे देखें उसके पास आ रहे हैं तो उसके बाद क्या होगा कि मनी सप्लाई आपके मुल्क से कॉन्ट्रैक्ट्स हो रही है, मतलब मीन्स श्रिंक की तरफ जा रही है, कम हो रही है। अगर इसके हम ऑपोजिट साइड पे जाएं,
फेड अगर लोगों से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ख़रीदना शुरू कर देता है, बॉन्ड्स ख़रीदना शुरू कर देता है कि भी आप हमें बॉन्ड्स दे दो, जो एक पीस ऑफ पेपर तुम लोगों के पास है वो तुम मुझे दे दो और मेरे से पैसे ले लो। जब वो उनको पैसे देना शुरू करेगा, मीन्स मनी सर्कुलेशन में ज़्यादा आ रही है। जब पैसा सर्कुलेशन में ज़्यादा आ रहा है तो उससे आपकी मनी सप्लाई क्या हो रही है, एक्सपेंड कर रही है, उसमें लोगों में इंक्रीज़ कर रहा है। उसके लिए बेटे हमने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को डिस्कस करना है कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में डिमांड और सप्लाई से हमारे पास जो है वो जो इक्विलिब्रियम आता है उसको हमने डिस्कस करना है। अब क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में बेसिकली जो कॉन्सेप्ट यही है बेटे कि जब आप मुल्क में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये सारी इस डिबेट के ऊपर है कि अगर आप मुल्क में क्वांटिटी ऑफ मनी को आप इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, उससे आपकी जो वैल्यू ऑफ मनी है, प्राइजेस डबल हो जाती हैं, ठीक है, प्राइजेस आपकी डबल हो जाएंगी। जब प्राइजेस डबल होंगी तो वैल्यू ऑफ मनी जो है वो आपकी हाफ हो जाएगी। क्लियर? मींस क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के अकॉर्डिंग अगर आप क्वांटिटी मुल्क में ज़र की मिकदार को बढ़ाते हैं, जब ज़र की मिकदार मुल्क में ज़्यादा आएगी उससे क्या होगा कि आपके मुल्क में प्राइजेस डबल हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी, जिससे आपकी वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाती है, हाफ़ हो जाती है। वैल्यू ऑफ मनी हाफ़ होने का मतलब क्या है कि मुल्क में आपके पैसे की उतनी वैल्यू नहीं है। जैसे कि बेटे आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि आप एक फ़र्स्ट अगर हम पीछे जाएं अपने पास्ट में तो हमारा जो था वो 100 रुपीज़ की बहुत सारी हमें चीज़ें मिल जाती थी, बहुत वैल्यू थी। लेकिन अब 100 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ की वो वैल्यू नहीं है, मीन्स आपकी वैल्यू ऑफ मनी क्या है, वो डिक्रीज़ कर जाती है। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज़ यूज टू एक्सप्लेन द लॉन्ग रन डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्राइस लेवल एंड द इन्फ्लेशन रेट। मीन्स जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ थ्योरी ऑफ मनी में कहते हैं प्राइस लेवल इंक्रीज़ करता है तो आपकी इन्फ्लेशन रेट भी क्या होगा, इंक्रीज़ करता चला जाएगा। Inflation in an economy-wide phenomenon that concern the value of the economy medium of exchange. When the overall price level rises, the value of money falls. वही चीज़ देखें, जब प्राइस लेवल इंक्रीज़ करेगा तो हमारा वैल्यू ऑफ मनी क्या होगा, वो डिक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा। ठीक, देन उसके बाद नेक्स्ट आता है मॉनेटरी इक्विलिब्रियम। हमारा कहाँ पे होगा बेटे, द मनी सप्लाई इज़ अ पॉलिसी वेरिएबल डैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द फेड। वही फेडरल रिजर्व्स हैं आपके। Through instruments such as open market operations, the Fed directly controls the quantity of money supply। कि आपका फेड जो है वो डायरेक्टली तौर पर जो है वो कंट्रोल करता है आपकी मनी सप्लाई को। क्लियर? देन उसके बाद है मनी डिमांडेड है सिविल डिटर्मिनेंट्स हैं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट एंड द एवरेज लेवल ऑफ प्राइजेज इन द इकॉनमी। अब नेक्स्ट बेटे कुछ डायग्राम्स हैं। पीपल होल्ड मनी बिकॉज इट इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। द अमाउंट ऑफ मनी, आपका जो अमाउंट ऑफ मनी है पीपल चूज़ टू होल्ड डिपेंड्स ऑन द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देन उसके बाद बेटे इसमें हमने इन द लॉन्ग रन द ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइजेज एडजस्ट टू द लेवल एट विच द डिमांड फॉर मनी इक्वल सप्लाई। वही बात आती है कि इक्विलिब्रियम वहीं पे होगा जहाँ आपकी मनी सप्लाई की जो है सप्लाई ऑफ मनी इक्वल होगा डिमांड फॉर मनी के। जहाँ पे ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगी वही हमारे पास इक्विलिब्रियम डिटरमिन्ड होगा। नेक्स्ट बेटे आपके पास डायग्राम है, डायग्राम को देख लें। आपके पास एक्स एक्सिस पे बेटे हमने क्वांटिटी ऑफ मनी ली हुई है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे एक साइड पर हमने वैल्यू ऑफ मनी और एक साइड पर प्राइजेस हैं। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें, ये जो मनी सप्लाई का वर्टिकली कर्व है, ये कर्व ये आपको दे रहा है कि आपने यहाँ पर फिक्स्ड किया हुआ है और ये कौन कर रहा है, आपका फेडरल रिज़र्व, FED जो हमारे रिज़र्व्स हैं, इन्होंने हमारा इसको मनी सप्लाई को फिक्स्ड कर दिया कि आपका जो मनी सप्लाई है वो इस लेवल पर रहेगा। ठीक हो गया, इसको वो चेंज नहीं कर रहे कुछ। देन उसके बाद क्या है बेटे, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि आपकी बुक में बेटे यहाँ पर इस डायग्राम में सिंपली सी बात है, आपने इसको इस तरीके से लेना है कि आपको फेड ने इस चीज़ को फिक्स किया हुआ है कि मनी सप्लाई हमारी फिक्स्ड है, इसको हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर रहे। अब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के बाद उस पर क्या इफेक्ट आता है हमारे इक्विलिब्रियम के ऊपर, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आप बस ये देखें कि आपने इसको जो आपका मनी सप्लाई जो है वो वर्टिकली है और ये जो डिमांड का कर्व है ये आपका नेगेटिव। ये तो आपको पता है कि बेटे डिमांड फॉर मनी जो है वो प्राइस के साथ या इनकम के साथ है। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ करती है तो आप डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये आपको पता है कि नेगेटिव स्लोप होता है।
ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट आपको ये कह रहा है बेटे कि इस पे आपका वैल्यू ऑफ मनी 1/2 है, प्राइजेज़ आपकी 2 हैं और ये आपकी क्वांटिटी है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बेटे, अगर सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर यही कहेंगे कि आपकी वैल्यू ऑफ मनी जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर देते हैं, मींस इस कर्व को उठा के मनी सप्लाई को हम इंक्रीज़ करते हैं, आगे हम नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं, अगर जैसे ही मनी सप्लाई इंक्रीज़ करती है तो उससे आपकी डिमांड फ्रॉम मनी पे क्या इफेक्ट आता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, आपकी वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाती है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के अकॉर्डिंग जो हमने अभी पढ़ा, उसमें हमने यही पढ़ा कि बेटे जब आप मनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर देते हैं, उससे क्या होगा कि आपकी जो मुल्क में प्राइजेज़ हैं वो इंक्रीज़ कर जाती हैं। देन आपकी प्राइजेज़ के इंक्रीज़ करने से आपकी वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उस पैसे की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यही चीज़ अब नेक्स्ट डायग्राम में आप ये देखें, मनी सप्लाई आपकी रेड से ब्लू से रेड होती है, MS1 से MS2 की तरफ जाती है, तो इंक्रीज़ इन द मनी सप्लाई। आप देखें पहले वाली डिमांड कर्व को वो पॉइंट बी के ऊपर टच करी, यानी M1 से M2 चले जाते हैं। अब इस Y एक्सिस की तरफ जाएं, डिक्रीज़ द वैल्यू ऑफ मनी 1/2 से 1/4 हो जाती है, और यहाँ से आपकी जो है वो प्राइजेस क्या होती है, इंक्रीज़ कर जाती हैं। तो बेटे इस पूरी डायग्राम में आपका यही है कि आपका शो हो रहा है डिक्रीज़ कर रही है। जी बेटे, नेक्स्ट आगे हमारे पास आता है, जैसे हम मनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर देते हैं, हमारे पास जो है वो वैल्यू ऑफ मनी जो है वो आपकी डिक्रीज़ हो जाती है और प्राइजेज़ हमारी इंक्रीज़ हो जाती हैं। इस डायग्राम में यही आपका एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, आपकी बुक पे भी पेज नंबर 351 पे मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट बेटे आगे आता है आपके पास क्लासिकल थ्योरी ऑफ मनी में हमारी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को हम कंक्लूड जो जिस तरह से करेंगे उसमें इस तरह से है, हाउ द प्राइस लेवल इज डिटरमिन्ड एंड व्हाई इट माइट चेंज ओवर टाइम इज कॉल्ड द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। मीन्स आपका प्राइस लेवल किस तरह से डिटरमिन्ड होगा और किस तरह से ओवर टाइम और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का हम उसको नाम दे देते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी डिटरमिन्स द वैल्यू ऑफ मनी और द प्राइमरी कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इज़ द ग्रोथ इन द क्वांटिटी ऑफ मनी। इसमें बेटे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में हमारे पास यही है कि प्राइजेस हमारी जो है इंक्रीज़ हो जाती हैं, वैल्यू ऑफ मनी हमारी। क्लासिकल थ्योरी ऑफ मनी में हमारे पास जो है सिंपल सी बात है, द प्राइस लेवल किस तरह से हम डिटरमिन करते हैं वो हमारा इसमें डिसाइड हो जाता है कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में हमने जिस तरह से अगर हमारी वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज़ हो जाती है तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को अगर हम क्वांटिटी ऑफ मनी को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारी वैल्यू ऑफ मनी उससे हाफ हो जाती है और प्राइजेज़ हमारी इंक्रीज़ हो जाती है, मुल्क में इन्फ्लेशन आ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद आता है बेटे क्लासिकल आपकी डाइकोटोमी और उसके बाद हमारे मोनेटरी न्यूट्रलिटी में हमने दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। इसमें बेटे हमारा डाइकोटोमी का मतलब है कि दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंस की हम बात करेंगे कि आया डिफरेंसेस क्या हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मोनेटरी आपकी न्यूट्रलिटी में हम बात करेंगे कि आपका किस तरह से आप मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करते हैं तो आपकी इकॉनमी में क्या इफेक्ट आता है, और अगर आप उसके साथ फ़िज़िकल या नॉमिनली किस तरह से हम डील करते हैं। सबसे पहले बेटे नॉमिनल वेरिएबल्स आपकी इसको सिर्फ डेफिनेशंस को आप देखें, 2 ग्रुप्स में उन्होंने चेंज किया हमारे इकोनॉमिक्स में। वेरिएबल्स जो हैं, एक ग्रुप फर्स्ट ग्रुप को हम नॉमिनल वेरिएबल कहेंगे, सेकंड वाले को हम रियल वेरिएबल कहेंगे। नॉमिनल वेरिएबल में बेटे आर वेरिएबल्स मेजर्ड इन द मॉनेटरी यूनिट्स। आपके मॉनेटरी यूनिट्स में जब हम बात करेंगे वो हमारे नॉमिनल होंगे, और रियल वेरिएबल्स में हम बात करेंगे मेजर्ड इन द फिजिकल यूनिट्स। ठीक है। देन उसके बाद अकॉर्डिंग द ह्यूम एंड अदर्स रियल इकोनॉमिक वेरिएबल्स डू नॉट चेंज विद चेंज इन द मनी सप्लाई। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल डाइकोटोमी डिफरेंस फोर्सेस इन्फ्लुएंस रियल एंड नॉमिनल वेरिएबल्स। उसने कहा रियल और नॉमिनल दोनों वेरिएबल्स के ऊपर अफेक्ट करते हैं। देन उसके बाद आगे आ जाता है चेंजेस इन द मनी सप्लाई अफेक्ट नॉमिनल वेरिएबल्स बट नॉट रियल वेरिएबल्स। अब मनी सप्लाई में जब चेंज आएगा ना बेटे तो वो हमारे नॉमिनल वेरिएबल्स को अफेक्ट करेगा, ना कि हमारे रियल वेरिएबल्स को। क्लियर बेटे। आपका इसमें नॉमिनल जीडीपी जो है वो हमारा नॉमिनल वेरिएबल कहलाता है, क्योंकि ये हमारा मेजर करता है कि आपने वैल्यू ऑफ जो मनी है वो इकॉनमी में किस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज से आप हासिल कर सकते हैं।
और रियल जीडीपी जो है आपका वो रियल वेरिएबल कहलाता है। मीन्स आप ये जहन में रख लें, नॉमिनल जीडीपी नॉमिनल वेरिएबल्स हैं जो हमने पहले पढ़े हैं, जीडीपी रियल जीडीपी हमारा रियल वेरिएबल्स हैं, और रियल वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे पास रियल वेरिएबल्स में हमारे पास बेटे, क्योंकि वो मैयर करते हैं हमारे टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द करंट प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। रियल जीडी में मतलब करंट प्राइसेस के साथ वो इन्फ्लुएंस नहीं कर रही होती, टोटल हमारी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं वो हमारे रियल जीडीपी कहलाती हैं, और रियल जीडीपी हमारा रियल वेरिएबल कहलाता है। और इन दोनों रियल और नॉमिनल वेरिएबल्स के दरमियान जो सेपरेशन है उसको हम क्लासिकल डायकोटोमी कहा जाता है, और इसी की स्टडी में हम रियल और नॉमिनल में डिवीजन करते हैं। आपको इन दोनों की जो है वो डेफिनेशन को क्लियर कर लेना है, ठीक है, नॉमिनल और रियल जीडीपी का जो डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद बेटे क्लासिकल में इसी में हमारा इररेलेवेंस ऑफ मॉनेटरी चेंजेस फॉर रियल वेरिएबल्स इज कॉल्ड द मॉनेटरी न्यूट्रलिटी कहलाता है। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पे आप देखें, आपकी बुक पे पेज नंबर 354 पे एक पैराग्राफ है, इसको ज़रूर रीड कर लीजिएगा कि जब आप मनी सप्लाई चेंज करते हैं क्लासिकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग, हमारा नॉमिनल वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट आता है, हमारा रियल के ऊपर इफेक्ट नहीं आता। व्हेन द सेंट्रल बैंक डबल्स द मनी सप्लाई द प्राइस लेवल डबल्स, द डॉलर वेज, जो भी आपकी मनी सप्लाई की वेज है वो डबल हो जाएगी, एंड द अदर डॉलर वैल्यू डबल। रियल वेरिएबल्स सच एज प्रोडक्शन, आपकी एम्प्लॉयमेंट, रियल वेजेस, रियल इंटरेस्ट रेट्स वो अनचेंज्ड रहेंगे। द इररेलेवेंस ऑफ मॉनेटरी चेंजेस फॉर रियल वेरिएबल्स इज कॉल्ड द मॉनेटरी न्यूट्रलिटी कहलाता है। क्लियर हो गया कि आपका इस पे नॉमिनल में आपका इफेक्ट आएगा, रियल में आपका इफेक्ट नहीं आएगा, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद बेटे इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी वेलोसिटी एंड द क्वांटिटी इक्वेशन। वेलोसिटी ऑफ मनी रेफर्स टू द स्पीड एट विच द टिपिकल डॉलर बिल्स ट्रेवल अराउंड द इकोनॉमी फ्रॉम वॉलेट टू वॉलेट, किस तरह से जो आपकी उसकी वैल्यू है वो किस तरह से एक से जगह दूसरी जगह जाती है। उसके बाद बेटे वेलोसिटी उसको उसने फार्मूला में एक डिस्क्राइब किया हुआ है कि v इज़ इक्वल टू पी मल्टीप्लाई वाई ओवर एम। v आपकी वेलोसिटी है, p आपका प्राइस लेवल है, y आपकी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है, और m आपका क्वांटिटी ऑफ मनी है। क्लियर हो गया, इस फार्मूले को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। वेलोसिटी एंड द क्वांटिटी इक्वेशन री राइटिंग आप इसको यूँ कर सकते हैं, m मल्टीप्लाई वी इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई वाई, इसको री राइट कर लें। वेलोसिटी एंड द क्वांटिटी इक्वेशन, द क्वांटिटी इक्वेशन रिलेट्स द क्वांटिटी ऑफ मनी टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द आउटपुट p इंटू वाई। अच्छा, अब यहाँ पे वेलोसिटी और क्वांटिटी में हमने इसको लास्ट पे कंक्लूड करना है। The quantity equation shows that an increase in the quantity of money in an economy must be reflected. आपका must be economy in the economy must be reflected in one of the three other variables. The price level must rise, the quantity of the output must rise, the velocity of the money must fall. ये तीन चीज़ें जो हैं वो हमने देखनी है velocity and the quantity equation में। प्राइस लेवल आपका राइज होना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट वो भी राइज होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ मनी वो फॉल होनी चाहिए। नेक्स्ट बेटे एक डायग्राम है आपकी बुक में भी बनी हुई है, ये देखें वेलोसिटी ऑफ मनी जो है वो बिल्कुल आपकी स्टैग्नेंट है, ठीक है। इस डायग्राम में बेटे एक्स एक्सिस पे हमने ईयर्स लिए हुए, वाई एक्सिस पे इंडेसेस लिए हुए। इसमें आप ये देख लें नॉमिनल जीडीपी आपके ऊपर एक्सपेंड करिए, वैल्यू ऑफ मनी भी उसको क्रॉस करते हुए उसकी वैल्यू है। इसमें फ़िलहाल आपने इसको बस ये देख लें कि वेलोसिटी भी आपके साथ साथ है। तीन चीज़ें बस आपने इसमें देखनी है, द प्राइस लेवल मस्ट राइज, एक ये चीज़ है, द क्वान्टिटी ऑफ आउटपुट मस्ट राइज, द वेलोसिटी ऑफ मनी मस्ट फॉल, ये आपने चीज़ें देखनी है। अच्छा, उसके बाद वेलोसिटी उसमें द इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन रेट एंड द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में हमने बेटे कुछ चीज़ें जो हैं वो देखनी है। कंक्लूजन जो कराया आपकी बुक में जो 356 पेज पे आपका लास्ट पे जो है वो 5 पॉइंट्स हैं जिसको आपने लाजमी देखना है। इन्हीं 5 स्टेप्स पे हम जो है वो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को एसेंस करते हैं। इन्हीं 5 पॉइंट्स पे सबसे पहला पॉइंट है द वेलोसिटी ऑफ मनी इज़ रिलेटिवली स्टेबल ओवर टाइम, ठीक। सेकेंड है व्हेन द फेड चेंजेस द क्वांटिटी ऑफ मनी it causes proportionate change in the nominal value of output, मीन्स जैसे ही फेड क्वांटिटी ऑफ मनी को चेंज करता है बेटे वही चीज़ आ गई बार बार। आपकी क्वांटिटी ऑफ मनी जैसे ही चेंज करेंगे, आपकी मनी सप्लाई चेंज होती है, उससे आपकी फर्दर आपकी जो वेलोसिटी है या आप ये समझ लें आपकी प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगी और साथ ही आपकी जो है वो वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज़ हो जाती है। थर्ड पॉइंट पे आता है बिकॉज मनी इज़ नेचुरल, मनी डज नॉट अफेक्ट आउटपुट।
और आपका जो है वो मनी जो है वो उसके ऊपर अफेक्ट नहीं करती है। उसके बाद थर्ड आ जाता है आपके पास आपकी हाइपर इन्फ्लेशन आ जाती है कि हाइपर इन्फ्लेशन इज डेट एक्सिड 50% पर मंथ। आपके 3 पॉइंट्स हैं आपके इसके, और उसके बाद लास्ट पे आपके बेटे, अच्छा आपने एक और चीज़ आपने इसमें लाजमी देखनी है बेटे, आपके पेज नंबर 356 पे 5 पॉइंट्स हैं, इसको भी आपने लाजमी देखना है, ठीक है आपका। और ये नेक्स्ट आपकी केस स्टडी इंशाल्लाह इसको बाद में देखेंगे। लास्ट पे आपने इसी को जो है वो कंटिन्यू करना है, वेलोसिटी एंड द क्वांटिटी इक्वेशन को, इसके आपके जो पॉइंट्स हैं। और 5 पॉइंट्स आपका लास्ट पॉइंट यही आपने एट द एंड में यही आपको कंक्लूड करती हूँ कि आपने यही देखना है कि जब जैसे ही आपकी क्वांटिटी ऑफ मनी आपकी मुल्क में फेड जो है वो उसको इंक्रीज़ करता है, उससे आपकी जो है प्राइजेज़ इंक्रीज़ कर जाती हैं मुल्क में, और साथ ही आपकी जो है वो वैल्यू ऑफ मनी हाफ़ हो जाती है या उसकी आपकी वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो अभी के लिए इसको इतना रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको मैं पार्ट में जो दूसरा बताते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।